जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं बात करने वाला हूँ यूपी पीएससी मेंस जीएस पेपर थर्ड का सिलेबस क्या है। 2024 बेस के अंतर्गत पे न्यू विगनर है, अदर स्टेट से यूपी पीएससी मेंस के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी मददगार साबित होगा, क्योंकि सॉलिड रूप से मैं बताऊंगा इसके अंतर्गत पे जो जीएस पेपर थर्ड है तो इसके अंतर्गत पे 18 पॉइंटों के अंतर्गत पे सिलेबस दिया गया है। क्या आपको पढ़नी है, क्या चीज़ें हैं, साथ साथ में बुक्स को साथ में रिलेट करते हुए मैं आपको समझाऊंगा। और यदि आपने पहले जाकर वीडियो नहीं देखा तो 2023 का जो मेंस का पेपर है तो सारे के जो मेंस के पेपर हैं उनको मैंने रिलेट किया है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, ताकि जब आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को साथ में रिलेट करते हुए स्टडी करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली रूप से समझेंगे कि कैसे आपको स्टडी करनी है या किस प्रकार से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछता है। इसके अंतर्गत पर 18 पॉइंटों के अंतर्गत पर सिलेबस बांटा गया है, जिसके अंतर्गत पर हम एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे सिलेबस को कि कैसे आपको पढ़ना है या क्या पॉइंट है इसके अंतर्गत पे एग्जामिनर के द्वारा कही गई है। ठीक है, स्क्रीन क्लियर कर देते हैं, फिर देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे बात कही गई कि भारत में आर्थिक नियोजन क्या है, उद्देश्य एवं इनकी उपलब्धियाँ क्या है। फिर मतलब उसी के साथ में रिलेट किया गया है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो 2015 के अंतर्गत प्लानिंग कमीशन के बाद में क्या कर दिया गया था, नीति आयोग, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। इस भी आपको ध्यान रखनी है। आयोग की क्या भूमिका है। उसके बाद में सतत विकास लक्ष्य क्या है, एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसको कहा जाता है। तो 17 गोल जो रखे गए हैं अलग अलग सेक्टर बेस के अंतर्गत पे, तो ये हर एग्जाम बेस के अंतर्गत पे मैं क्वेश्चन को रिलेट होते देखता हूँ। तो इन पॉइंटों को आपको नीति आयोग से संबंधी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो संबंधी है, 17 गोल जो चीज़ें हैं, तो उनको साथ में रिलेट करते हुए पढ़ना और याद कर लेनी, ताकि आपको वापस बार बार न पढ़ना पड़े। ठीक है ना, जब आप पढ़ोगे तो आपको बस रिवीजन करना होगा। तो ये पॉइंट समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं, आगे क्या है इसके बाद में पॉइंट है यहाँ पर। देखिए, पॉइंट नंबर सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड पॉइंट के अंतर्गत पे क्या बात कही गई है इसमें, गरीबी के मुद्दे क्या हैं, बेरोजगारी क्या है, और उसके बाद में सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास से संबंधित आपको स्टडी करनी। क्या है, गरीबी के क्या मुद्दे हैं, बेरोजगारी के क्या है, सामाजिक न्याय का क्या है एवं समावेशी विकास संबंधी क्या है, उसको इसके साथ में रिलेट कर लेनी है। पॉइंट नंबर थर्ड की बात करेंगे तो सरकार के बजट के अवयव तथा वित्तीय प्रणाली क्या कहा गया कि सरकार के बजट में जो बजट बनता है, बजट के अवयव तथा वित्तीय प्रणाली क्या है, कैसे इसको शुरू किया जाता है, कब से इसको शुरू किया, क्या चेंज किया गया, सारे के सारे रिलेट कर लेनी है। और उसके बाद में इतना बड़ा कोई टॉपिक ये है नहीं। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 बात करी गई है, प्रमुख फसलें हो गया और उनके विभिन्न प्रकार की सिंचाई की विधियाँ क्या है। भारत के अंतर्गत पर जो फसलें होती हैं तो उनके अलग अलग सिंचाई के जो तरीके होते हैं, इरिगेशन का जो तरीका होता है, और विधि एवं सिंचाई प्रणाली क्या है। इरिगेशन के लिए अलग अलग जो प्रणाली अपनाई जाती हैं, और उसके बाद में एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन, और उसका भंडारण जो स्टोरेज किया जाता है तो उसका क्या प्रोसेसिंग संबंधी है। और ढुलाई हो गया, ट्रांसपोर्टेशन बेस के अंतर्गत पे, एवं विपणन संबंधी हो गया, और किसानों की सहायता हेतु ई तकनीकी, इलेक्ट्रिक तकनीकी जो ई तकनीकी चल रहा है अलग अलग, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बेस के अंतर्गत पे, तो कैसा क्या चीज़ रिलेट होना है, तो उसको साथ साथ में क्या करनी है, आपको स्टडी करते हुए पढ़ लेना है। ठीक है ना, समझ गए होंगे पॉइंट नंबर 4 भी। पॉइंट नंबर 5 की बात करेंगे तो अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष कृषि अनुदान तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े मुद्दे। देखिए, गवर्नमेंट बेस के अंतर्गत पे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेस के अंतर्गत पे, एग्रीकल्चर बेस के अंतर्गत पर आपको क्या किया जाता है, सब्सिडी दी जाती है। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े मुद्दे क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से जुड़े मुद्दे क्या है, साथ में रिलेट करके पढ़ लेनी है। फिर उसके बाद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है और उसका उद्देश्य क्या है, क्रियान्वयन क्या है, परिसीमाएं क्या है, सुदृढ़ीकरण एवं खाद्य सुरक्षा एवं बफर भंडार क्या है, कृषि में तकनीकी अभियान क्या है, साथ में आपको इसको रिलेट करके पढ़ लेनी है। ठीक है ना, समझ गए होंगे पॉइंट नंबर 5 भी। पॉइंट नंबर 6 की बात करेंगे तो भारत में खाद्य प्रसंस्करण व संबंधित उद्योग क्या है। क्या कहा गया, भारत में खाद्य प्रसंस्करण व संबंधित उद्योग क्या है, कार्य क्षेत्र एवं महत्व क्या है, स्थान निर्धारण क्या है, ऊर्ध्व व अधोप्रवाह की आवश्यकताएं क्या है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन क्या है इसके अंतर्गत पे। वापस रिपीट करूंगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव पॉइंट निकल के आ रही है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण संबंधी व संबंधित उद्योग, उससे खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित जो उद्योग है और उनका कार्य क्षेत्र एवं उनका महत्व क्या है, और स्थान निर्धारण संबंधी क्या है, और ऊर्ध्व व अधोप्रवाह वाले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बेस के अंतर्गत पे। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल बेस और वर्टिकल बेस के अंतर्गत पर जो चीज़ें रिलेट हो रही है, ऊर्ध्व और अधोप्रवाह की आवश्यकता है क्या है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन क्या है, इसको साथ में रिलेट कर लेनी है।
ठीक है। और समझ गए होंगे पॉइंट नंबर 6 भी। पॉइंट नंबर 7 की बात करी गई है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार क्या किया गया है, ठीक है ना। लैंड रिफॉर्म बेस का जो रिलेट है इसके अंतर्गत पे भारत में स्वतंत्रता के पश्चात 1947 के बाद में भारत के अंतर्गत पे भूमि सुधार के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए उनको आपको पढ़ लेनी है। फिर उसके बाद में पॉइंट नंबर 8 की बात करें कि भारत में वैश्विकीकरण, ग्लोबलाइजेशन और उदारीकरण की बात करेंगे तो उसका क्या प्रभाव है। औद्योगिक नीति में परिवर्तन, औद्योगिक नीति के अंतर्गत में जो परिवर्तन समझिए तथा इनके औद्योगिक विकास पर प्रभाव क्या पड़ रहा है उसको यहाँ पर रिलेट कर लेना है, ठीक है ना। और उसी के बाद में पॉइंट नंबर 9 की बात करेंगे तो आधारभूत संरचना हो गया, जैसे एनर्जी बेस के अंतर्गत हो गया, बंदरगाह हो गया, सड़क हो गया और विमानपत्तन तथा रेलवे आदि एटसेट्रा जो आधारभूत संरचनाएं जो आपको समाज में दिख रही है उनको आपको रिलेट करनी है। इंपोर्टेंट बेस के अंतर्गत तो ऊर्जा है, बंदरगाह है, सड़क है, विमानपत्तन है तथा रेलवे एटसेट्रा यहाँ पे इत्यादि कहा गया, तो साथ में और चीज़ों को भी रिलेट कर लेनी है। पॉइंट नंबर 10 की बात करें तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक की बात कही गई है। विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। क्या कहा गया कि भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति का क्या है कि दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। देखिए इसको करंट के साथ में रिलेट कर लेना। आपको साइंस और टेक की एक अच्छी सी बुक ले लेनी है, सारे के सारे पॉइंट मिल जाएंगे और करंट को नोट डाउन करते हुए द हिंदू एडिटोरियल है एटसेट्रा जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उनको साथ में रिलेट करके आपको पढ़ लेना है, तो वही चीज़ें नोट डाउन कर लेनी है एक एक्स्ट्रा नोटबुक में, ठीक है ना, पॉइंट टू पॉइंट वाले में, ताकि आप जब मेन से लिखो तो तब आपको देखने के लिए कोई एटसेट्रा बीच में से उठाना ना पड़े। एक अलग से नोट से बनाओगे तो आप समझ जाओगे कि उस टाइम पर आपको क्या पढ़नी है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। पॉइंट अच्छा दिया गया। और पॉइंट नंबर 11 से बात करते हैं आगे कौन कौन सा इसके अंतर्गत पे निकल के आ रहा है। तो पॉइंट नंबर 11 क्या है जिसमें बात करी गई है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां। भारत की बेस के अंतर्गत पे साइंस और टेक के अंतर्गत पे भारत की क्या उपलब्धि है। प्रौद्योगिकी व स्वदेशीकरण, प्रौद्योगिकी की बेस के अंतर्गत पे यहाँ पर बात करी गई है। और स्वदेशीकरण मतलब जो प्रौद्योगिकी बेस के अंतर्गत पे स्वदेशी मतलब इंडियन कंट्री, इंडियन मतलब इंडिया के बेस में ही जो बनते हुए आ रही, जैसे कोई चीज़ उपकरण दूसरे देश से खरीदता था इंडिया, तो जब अब स्वदेश के अंतर्गत अपने देश में डीआरडीओ वेपनों की या एटसेट्रा इनकी डिजाइनिंग करता है, तो अब डीआरडीओ खुद बना रहा है उन चीज़ों को, तो वही चीज़ को साथ साथ में रिलेट करते हुए आपको लिख लेनी है। और उसके साथ में नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास, जो नवी न्यू टेक्नोलॉजी अपडेट हो रहा है उसका विकास संबंधी आपको रिलेट कर लेनी है। प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण संबंधी क्या है यहाँ पर, उसमें प्रौद्योगिकी बेस के अंतर्गत पे क्या हस्तांतरण हो रहा है, मतलब हस्तक्षेप क्या चीज़ हो रही है। और उसके बाद में द्वि अनुप्रयोगी एवं तकनीकी उपयोगी प्रौद्योगिकियाँ कौन कौन सी हैं उनको साथ में पढ़ लेना है, ठीक है ना। साइंस और टेक की कोई बुक ले लो आप अच्छी सी, उसमें सभी टॉपिक रिलेट है, कहीं कंफ्यूजन आपको नहीं क्रिएट नहीं होना है। पॉइंट नंबर 12 की बात करेंगे तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी हो गया, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हो गया, कंप्यूटर हो गया, ऊर्जा स्रोत हो गया, नैनो प्रौद्योगिकी हो गया, नैनो टेक्नोलॉजिकल बेस में साथ में हो गया, सूक्ष्म जीव विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जागरूकता हो गया, बौद्धिक संपदा अधिकारों एवं डिजिटल अधिकारों से संबंधित मुद्दे यहाँ पर रिलेट हो जाता है। क्या है पॉइंट नंबर 12 की बात करेंगे तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, ऊर्जा स्रोत, नैनो प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जागरूकता क्या है, बौद्धिक संपदा अधिकारों एवं डिजिटल अधिकारों से संबंधित मुद्दे, इसमें कौन कौन से सब रिलेट हो जाता है। पॉइंट नंबर 13वें नंबर की बात करेंगे तो पर्यावरणीय सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी तंत्र संबंधी में, देखिए अब इन्वायरमेंटल बेस में आ गया है, इकोलॉजिकल बेस के साथ में रिलेट हो गया है, फिर वन्य जीव संरक्षण संबंधी हो गया, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी हो गया, और इन्वायरमेंटली बेस के अंतर्गत जो पॉल्यूशन है एवं उनका क्षरण मतलब उनको जो लॉस हो रहा है उस संबंधी साथ साथ में रिलेट हो जाता है। और पर्यावरणीय सघात और आंकलन, इसके अंतर्गत तो मतलब पर्यावरण को क्या नुकसान हो रहा है तो उसको साथ में आकलन कर लेनी है, ठीक है, ये टॉपिक है इसके साथ में। फिर उसके बाद में 14वें नंबर का है डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा की बुक ले लेनी है आपको कोई सी, और इसमें इन्वायरमेंटल साइंस है, साइंस और टेक हो गया, और इकोनॉमिक्स से क्या चीज़ है एक बार मैं बाद में बात कर लूँगा, ठीक है ना, लास्ट के अंतर्गत अभी देख लो। और उसके बाद में डिजास्टर मैनेजमेंट बेस की बात करेंगे तो गैर पारंपरिक सुरक्षा एवं सुरक्षा की चुनौतियों के रूप में, फिर आपदा शमन एवं प्रबंधन, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है, एक दो क्वेश्चन है। तो आपदा के बेस के अंतर्गत पे, डिजास्टर बेस के अंतर्गत पे गैर पारंपरिक सुरक्षा क्या है और सुरक्षा की चुनौतियाँ क्या है।
आपदा आएगी तो चुनौतियां सबसे पहले होंगी। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होती हैं, आपको लिखने के लिए भी इस पर जोर दिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, यूपीएससी को या स्टेट पीएससी कोई भी चीज़ को। फिर उसके बाद में आपदा समन एवं प्रबंधन संबंधी मेन चीज़ आता है, फिर उसके बाद में उससे समन संबंधी और प्रबंधन संबंधी से रिलेट हो जाना, ठीक है ना। फिर उसके बाद में 15वें नंबर का जो टॉपिक है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियाँ, इंटरनेशनल रिलेशन रिलेट कर दे रहा है, जिसके अंतर्गत पे आणविक प्रसार के मुद्दे हो गए, अतिवाद के कारण तथा प्रसार हो गया, संचार तंत्र हो गया, मीडिया की भूमिका तथा सामाजिक नेटवर्किंग, साइबर सुरक्षा के आधार, मनी लॉन्ड्रिंग तथा मानव तस्करी संबंधी हो गया। इंटरनेशनल रिलेशन को साथ में और इंटरनेशनल बेस के अंतर्गत पे जो है कंपेरिजन करते हुए यहाँ पर टॉपिकों को पढ़ लेनी है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 16वें नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर बात करी गई है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ। इंटरनेशनल रिलेशन या इंडियन बेस के अंतर्गत पे जो है आंतरिक सुरक्षा क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है ना। इंडियन बेस के अंतर्गत पे इंटरनेशनल चुनौतियां जो सुरक्षा है, या इंडिया के बेस के अंतर्गत पे मैंने कहा कि इंडिया के बेस के अंतर्गत पे क्या चीज़ है, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ क्या क्या होती है, इंटरनल सिक्योरिटी की क्या चुनौतियाँ, पॉइंट ऐसे निकल के आता है। इंडियन कंट्री के बेस के अंतर्गत पे इंटरनल जो सिक्योरिटी है उसकी चुनौतियाँ क्या है, या इंटरनेशनल बेस के अंतर्गत पे क्या चुनौतियाँ हैं वो भी रिलेट हो जाता है। फिर जिसके अंतर्गत पे आतंकवाद क्या है, भ्रष्टाचार क्या है, बगावत क्या चीज़ें हैं, और संगठित अपराध क्या है। संगठित अपराध कैसे होता है, बगावत क्या चीज़ होता है, या जैसे नक्सलवाद, आतंकवाद, उग्रवाद एट्सेट्रा सब इंटरनेशनल सिक्योरिटी बेस के अंतर्गत भारत के पड़ोसी देशों से भारत को कैसे खतरा है, या आंतरिक रूप से कैसे, जैसे आतंकवाद है तो कैसे प्राप्त होता है, इंटरनल है या एक्सटर्नल बाहर से प्रवेश कर रहा है, या क्या चीज़ें हैं, तो सबकी सब आ जाती है, ठीक है ना। जो इंटरनल सिक्योरिटी की कोई बुक ले लीजिएगा आप, उसमें से टॉपिक आना है। पॉइंट नंबर 17वें नंबर की बात करेंगे तो सुरक्षा बलों की भूमिका, प्रकार तथा शासनाधिकार, भारत का उच्च रक्षा संगठन हो गया। इंडियन सिक्योरिटी बेस का रिलेट है यहाँ पर टॉपिक, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव बेस आता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव बेस को साथ साथ में लेते हुए टॉपिक रिलेट हो जा रही है। फिर पॉइंट नंबर 18वें नंबर की बात करें तो एग्रीकल्चर है, यहाँ पर बागवानी हो गया, वानिकी तथा पशुपालन से संबंधित मुद्दे इसके साथ में रिलेट हो गए। देखिए जैसे कि आपने देखा होगा कि यूपीपीएससी मेंस जीएस पेपर जो 3rd है, जिसके अंतर्गत पर टॉपिक है कहाँ से रिलेट हो रहा है, एग्रीकल्चर से हो गया। और उसके बाद में साथ साथ की बात करें तो इंटरनल सिक्योरिटी बेस के अंतर्गत पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव से संबंधित रिलेट करते हुए, और तो आप समझ गए होंगे क्या क्या चीज़ें साथ में यहाँ पर रिलेट हो जा रही है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बुक के लिए कहा कि आपको सबसे पहले यहाँ पर अब क्या है कि यहाँ पर इन्वायरमेंट साइंस है, साइंस और टेक को साथ में रिलेट कर लिया गया। साथ साथ की बात करें तो इकोनॉमिकल बेस के अंतर्गत के साथ साथ में रिलेट करते हुए टॉपिकों को आपको बुक्स को पढ़ लेनी, जैसे कि पॉइंट से आप ऑटोमेटिकली रूप से समझ गए होंगे, ठीक है ना। आज के इस वीडियो क्लास के अंतर्गत पर हमने बात करी यूपीपीएससी मेन्स जीएस पेपर 3rd का जो सिलेबस बेस है 18 पॉइंटों के अंतर्गत पे यूपीपीएससी के द्वारा सिलेबस प्रोवाइड किया गया। तो किस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है या किस प्रकार से टॉपिक है यहाँ पर रिलेट करी गई है, पूरा सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए डिस्कस किया गया। उम्मीद करूंगा दोस्तों कम समय के अंतर्गत पे और आपने एक पेपर का पूरा सिलेबस रिलेट करते हुए पूरा जान लिया होगा कि कैसे आपको पढ़नी है, क्या चीज़ें। जहाँ पर भी अगर आपका कन्फ्यूजन होगा तो यदि आपने सिलेबस देख भी लिया होगा और अगर PDF मोड के अंतर्गत पे, तो जब आपने ये वीडियो देख लिया होगा तो आपको सॉलिड रूप से काफ़ी अच्छा मदद इसके अंतर्गत पे मिल गया होगा। चलिए दोस्तों वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पर हम बात करेंगे जीएस पेपर जो 4 है कि इसका सिलेबस क्या है, उस क्लास के अंतर्गत पर हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।